सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज के ऑनलाइन क्लास में। आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत प्रबंध के स्तर एवं कार्य नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैं कुलदीप बीरवाल, प्रवक्ता कॉमर्स, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लायत डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, प्रबंध का अर्थ और प्रबंध की प्रकृति समझ लेने के बाद में अब हम पढ़ लेते हैं आज की प्रबंध के स्तर कौन कौन से होते हैं और प्रबंध कौन कौन से कार्य करता है। इसके अतिरिक्त संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए एक विचार को किन किन प्रबंधकीय स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है या वास्तविकता में बदलना पड़ता है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि प्रबंध के सभी कार्य सभी प्रबंध के स्तरों पर किए जाते हैं, ये स्पष्ट है। बस केवल डिफरेंस जो आता है वो डिग्री का डिफरेंस आता है, मात्रा का डिफरेंस आता है। हम आज उसी के बारे में थोड़ा सा और खोलकर चर्चा हम करने वाले हैं। ये भी स्पष्ट किया गया है कि प्रबंध के स्तरों का कोई निश्चित संख्या नहीं होती, इनकी संख्या व्यवसाय की प्रकृति जो हमने पढ़ चुके हैं, जो व्यवसाय के आकार द्वारा निर्धारित होती हैं। मिस्टर ब्रैच ने प्रबंध के 3 सत्रों को निम्नलिखित प्रकार से बांटा है। हम उसी ब्रैच के दिए हुए सत्रों के अकॉर्डिंग ही आज अपनी क्लास को बढ़ाने वाले हैं आगे। तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध, फिर आ जाता है मध्य स्तरीय प्रबंध और लास्ट में हमारा आ जाता है निम्न स्तरीय प्रबंध। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले उच्च स्तरीय प्रबंध की हम चर्चा करेंगे और धीरे धीरे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट। उच्च स्तरीय प्रबंध में संचालन मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। चेयरमैन हो गया, प्रबंध संचालक हो गया, मुख्य संचालक हो गया इत्यादि। मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवल एक व्यक्ति भी हो सकता है और कुछ व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो कुछ व्यक्तियों की समिति हो सकती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निम्नलिखित नामों से पुकारा जा सकता है, जैसे कि प्रबंध संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट इत्यादि। उच्च स्तरीय प्रबंध के पास सभी प्रबंधकीय अधिकार होते हैं और इसी के आधार पर ही इस स्तर के अधिकारी व्यवसाय के स्वामियों तथा अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रबंध के स्तरों का आकार एक पिरामिड जैसा होता है। इससे यह जानकारी मिल जाती है कि जैसे जैसे उच्च स्तर से निचले स्तर की तरफ हम चलते हैं तो कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। आपने ट्रायंगल देखा होगा, आपने त्रिभुज देखा होगा। जो त्रिभुज की ऊपर वाली जो चोंच होती है, आप उसको उच्च स्तरीय प्रबंध समझ लीजिए। ऊपर से भिड़ा होता है ट्रायंगल और नीचे आता आता जो है वो चौड़ा होता चला जाता है। ऊपर कम कर्मचारी, नीचे आते 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 कर्मचारियों की संख्या बढ़ती चली जाती है। उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य जो है वो सम्मिलित होते हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य चर्चा करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट, उद्देश्यों का निर्धारण करना। उच्च स्तरीय प्रबंध संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, जैसे कंपनी की बिक्री को आगामी वर्ष में 1 करोड़ रुपए के पार ले जाना, 10 करोड़ रुपए के पार ले जाना, 100 करोड़ रुपए के पार ले जाना इत्यादि। इस प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। फिर दूसरा आ जाता है नीतियों का निर्धारण करना, डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। इस स्तर पर उद्देश्य प्राप्ति हेतु नीतियों का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण के लिए कंपनी की बिक्री नीति क्या हो सकती है, केवल नकद बिक्री की जाएगी या कैश डिस्काउंट दिया जाएगा या ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। इस प्रकार की नीतियों का निर्धारण उच्च स्तरीय प्रबंध में ही किया जाता है। फिर क्रियाएं निर्धारित करना, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। उद्देश्य प्राप्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है। इसमें आ जाता है जैसे क्रय, विक्रय, विज्ञापन, उत्पादन, शोध इत्यादि सभी के सभी आ जाते हैं। फिर आ जाता है संसाधन जुटाना, असेंबलिंग रिसोर्सेज। उद्देश्य प्राप्ति हेतु आवश्यक विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। पूंजी कहाँ से आएगी, माल कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, स्थायी संपत्तियां इत्यादि की व्यवस्था जो है वो टॉप लेवल पर मैनेजमेंट में की जाती है। फिर आ जाता है हमारा 5वां पॉइंट, कार्य निष्पादन पर नियंत्रण करना।
कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। इच्छित परिणाम प्राप्त करने हेतु कंपनी में हो रहे काम पर लगातार निगरानी रखी जाती है। निगरानी का आधार मध्य स्तरीय प्रबंधकों द्वारा भेजी गई सूची होती है। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, मध्य स्तरीय प्रबंध के बारे में। फिर उसके बाद आ जाता है बजटों का अनुमोदन करना, अप्रूविंग बजट, अप्रूव कर देना। विभिन्न प्रबंधकों द्वारा तैयार गए बजटों को अंतिम रूप दिया जाता है, अर्थात उनका अनुमोदन कर दिया जाता है। तो उच्च स्तरीय प्रबंध में कुछ जो हमने ये 5-6 जो पॉइंट पढ़े हैं, इस प्रकार के जो है वो कार्य जो है वो किए जाते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण, नीतियों का निर्धारण, क्रियाओं का निर्धारण, संसाधन जुटा लेते हैं, पूंजी वगैरह कहाँ से आएगी, कार्य निष्पादन, जो वर्क परफॉर्मेंस जो आएगी उस पर कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि अगर इस पर कंट्रोल नहीं रखा तो लागत बढ़ने के चांस होंगे और प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। और बजटों को भी इसमें पास किया जाता है। अब चर्चा कर लेते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध के ऊपर। तो मध्य स्तरीय प्रबंध में क्या आ जाता है, उच्च स्तरीय निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य होता है ये। इसके अंतर्गत डिविजनल अध्यक्ष आ जाते हैं, विभागाध्यक्ष आ जाता है, जो विभिन्न प्रकार के विभाग बनाए गए हैं उनके अध्यक्ष आ जाएंगे, प्लांट सुपरिटेंडेंट या फिर ऑपरेशन कार्यात्मक प्रबंधकों इत्यादि को हम इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। तो ये उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच में रहकर कार्य करता है। इसके कार्यों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला, नीतियों की व्याख्या करना। इस स्तर पर उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की गई नीतियां, हमने पिछले जो अभी उच्च स्तरीय पढ़ा था उसमें था नीतियों का निर्धारण करना, उनकी व्याख्या इसमें कर लेते हैं हम। जैसे कि विपणन प्रबंधक जो मार्केटिंग मैनेजर होगा अपने सेल्समैन को कंपनी की बिक्री नीतियों से अवगत करवा देगा कि किस कीमत पर किसी भी कीमत पर उधार बिक्री नहीं की जाएगी या इतने प्रतिशत हम करेंगे वगैरह, जैसी भी नीति बनाई गई होगी वो पूरा का पूरा उसको समझा देगा। फिर संगठनात्मक ढांचा तैयार कर लेना। मध्य स्तर पर प्रत्येक प्रबंधक कंपनी के उद्देश्यों के संदर्भ में अपने अपने विभाग को ढांचात्मक रूप से तैयार कर लेता है। जैसे कहें तो विपणन विभाग यह निर्धारित करेगा कि बिक्री केवल दिल्ली में ही की जाएगी, पूरी दिल्ली को 4 जोनों में बांट लिया जाए, हर जोन में 4 बिक्री अधिकारी सेल्स एग्जीक्यूटिव काम करेंगे, एक बिक्री अधिकारी के नीचे 10 बिक्री प्रतिनिधित्व सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे इत्यादि। इस प्रकार का एक ढांचा सा तैयार कर लेते हैं। फिर आ जाता है कर्मचारियों की नियुक्ति करना। प्रत्येक विभाग प्रबंधक अपने विभाग की जिम्मेवारी पूरी करने के लिए वांछित कर्मचारियों को नियुक्त कर लेगा। वांछित मतलब जैसा कर्मचारी उसको चाहिए। फिर निर्देश जारी करना। विभागीय प्रबंधक अपने अधीनस्थों को बताते हुए, अधीनस्थ कौन थे, जो किसी अधिकारी के अंडर में काम करते हैं, उनको बता देंगे कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। अधीनस्थों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि वे अपने काम को बिना रुकावट से कर सकें। फिर उसके बाद कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, मोटिवेट करना। मध्य स्तरीय प्रबंधक अपने अधीनस्थों को विभिन्न तरीकों से अभिप्रेरित करते हैं ताकि वे कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी क्षमता के साथ में कार्य कर सकें। और हमारा आखिरी पॉइंट है इसी पॉइंट के अंदर, समन्वय की स्थापना करना। कंपनी के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, आपस में जुड़ाव होना जरूरी होता है। यह कार्य मध्य स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। तो मध्य स्तरीय प्रबंधक कौन से हो गए, जो उच्च स्तरीय प्रबंधक और निम्न स्तरीयों के मध्य काम करते हैं। और ये निम्नलिखित कार्य जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी कार्य मध्य स्तरीय प्रबंधक स्तर पर किए जाते हैं। अब अगले अपने तीसरे चरण के ऊपर चलते हैं, तीसरे स्तर के ऊपर चलते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंध। इसे पर्यवेक्षीय प्रबंध भी कहा जाता है, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत विभिन्न फोरमैन हो गए या पर्यवेक्षक इत्यादि शामिल होते हैं। इन्हें प्रथम पंक्ति के प्रबंधक, फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है। तो चलिए इनके कार्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले श्रमिकों की समस्याओं को प्रेक्षित करना। निम्न स्तरीय प्रबंधकों का काम होता है जो है वो निम्न स्तर पर जो कार्य लगे होते हैं, श्रमिक लगे होते हैं, उनके साथ उनका सीधा संबंध होता है। वे उनकी साधारण समस्याओं का तो स्वयं ही निपटारा कर लेते हैं, किंतु गंभीर समस्या होने पर वे मध्य स्तरीय प्रबंधकों तक पहुंचा देते हैं। फिर उचित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा कार्यस्थली पर पानी, बिजली, हवा, सफाई, मैत्रीपूर्ण संबंध इत्यादि सुनिश्चित किए जाते हैं। इससे कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है।
हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। खतरनाक मशीनों के आसपास बाड़ आदि की व्यवस्था करके मशीनों पर काम करते समय होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सकता है या बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। फिर मध्य स्तरीय प्रबंध की सहायता करना। ये मध्य स्तरीय प्रबंधकों की कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति इत्यादि में भी मदद करते हैं। फिर सुझाव आमंत्रित करना, इनवाइटिंग सजेशंस। ये अपने अधीनस्थों से काम को और बेहतर ढंग से करने के लिए सुझाव आमंत्रित करते रहते हैं। और हमारा आखिरी पॉइंट आ जाता है इसके अंदर अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करना। ये अच्छे मानवीय संबंधों का निर्माण करते हैं ताकि कार्यस्थल पर टकराव की स्थिति को टाला जा सके। तो ये कुछ निम्न स्तरीय प्रबंध के कार्य हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट श्रमिक के साथ में, वर्कर के साथ में जुड़े होते हैं। तो इनका देखने में आया था मुख्य उद्देश्य यही है कि श्रमिकों को किसी प्रकार से परेशानी ना हो, उनका ध्यान रखना, उनकी कोई जुड़ी हुई समस्या हो तो उसको उच्च स्तर पर पहुंचा देना। तो बच्चों, ये हमारे 3 प्रबंध के जो हम वो स्तर थे, हमने तीनों के ऊपर चर्चा कर ली। उच्च स्तरीय प्रबंध, निम्न और मध्य, तीनों के ऊपर चर्चा कर ली। अब हम बात कर लेते हैं प्रबंध के कार्यों के ऊपर। ये हमारा दूसरा मेन पॉइंट है आज की ऑनलाइन क्लास में। प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रबंध प्रक्रिया के अंतर्गत नियोजन, संगठन, इनके ऊपर आज हम जो है वो बात करेंगे। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण एक दूसरे से ये आपस में जुड़े हुए हैं। इन क्रियाओं को ही प्रबंध के कार्य या प्रबंध के तत्व भी हम जो है वो कह देते हैं। इन्हीं 5 पॉइंट के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इन्हीं 5 पॉइंट के ऊपर डिटेल में आप आने वाली ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ेंगे। ये सभी के सभी पूरे के पूरे चैप्टर के रूप में दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है नियोजन। निर्धारित परिणाम प्राप्त करने के लिए भावी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना नियोजन कहता है, योजना बनाना कहता है, प्लानिंग कहता है। निर्धारित परिणाम मतलब जो पहले से ही उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जाएगा उसकी एक रूपरेखा सी तैयार कर लेना जो है वो नियोजन कहलाता है। या कह सकते हैं कुछ करने से पहले सोचना भी नियोजन कहलाता है। नियोजन के अंतर्गत यह निश्चित कर लिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू, मतलब किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है। यदि कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इन सभी बातों पर गहन विचार न किए जाए तो व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो नियोजन एक लंबी प्रक्रिया है जिसे पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि उद्देश्यों का निर्धारित करना, सीमाएं विकसित करना, वैकल्पिक कार्यवाहियों की पहचान करना, वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना, सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव्स, एक विकल्प का भी चुनाव कर लेना, योजना को लागू करना और समीक्षा करना। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो एक नियोजन जैसी लंबी प्रक्रिया के दौरान हम इसको पूरा करते हैं। अब चर्चा करते हैं हम अपने दूसरे कार्य के ऊपर, संगठन। तो क्या होता है संगठन? आगे से हम इन सभी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। आने वाले ये पूरे के पूरे चैप्टर हैं, फिर भी समझने के लिए सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना जो है वो हमारा संगठन कहलाता है। प्रबंध के प्रथम कार्य नियोजन को कार्य रूप देने के लिए कार्य भूमिकाओं के लिए एक ढांचा बनाना पड़ता है और कायम रखना जरूरी होता है। कार्य भूमिकाओं के इस ढांचे को तैयार करना ही संगठन कहलाता है। मतलब जो नियोजन हमने, जो प्लानिंग हमने कर ली, अब उसको पूर्ण करने की अब जब वो तैयारियां शुरू करती हैं, हमने उसको धरातल पर करना शुरू कर दिया। नियोजन तो एक विचार को लिख देना मात्र ही होता है, लेकिन उस विचार को वास्तविकता में बदलने के लिए मानव समूह की आवश्यकता होती है तथा मानव समूह को एक व्यवस्था में बांधने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत संपूर्ण कार्य को विभिन्न छोटे छोटे कार्यों में बांटना, इन कार्यों को विशेष पदों में जोड़ना, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि एक विशेष क्रिया का निष्पादन किस पद को करना है, किसको वो कार्य पूर्ण करना है। विभिन्न पदों पर एक विभाग के रूप में एकीकृत करना, उनको इकट्ठा भी करना है। विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने वाले कर्मचारियों के अधिकार और दायित्वों को स्पष्ट कर देना। विभिन्न पदों के
मध्य संबंधों को भी स्पष्ट रूप से व्याख्यात करना जो है वो सम्मिलित होता है, जैसे कि कार्य का विभाजन, पहचान करना, विभागीकरण करना, कार्य को सौंपना और सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध में स्थापित करना। ये कुछ संगठन के जो है वो कार्य होते हैं। हमारा तीसरा जो है वो प्रबंध का कार्य है नियुक्तिकरण। इनका जो है वो सीक्वेंस जो है वो इसी प्रकार से चलता है। प्लानिंग के बाद संगठन, संगठन के बाद नियुक्तिकरण, तो नियुक्तिकरण के बाद निर्देशन आ जाता है हमारा, और निर्देशन के सबसे लास्ट में आ जाता है नियंत्रण। तो ये इसका सीक्वेंस यही है, इसी प्रकार से इसको याद किया जाता है और ये परफॉर्म भी इसी प्रकार से होता है। अब नियुक्तिकरण का अर्थ क्या है? पदों को लोगों से भरना है। पद का मतलब वो पोस्ट, जैसे कि डायरेक्टर हो गया, सुपरवाइजर हो गया, फील्ड सुपरवाइजर हो गया, क्लर्क हो गया, इस प्रकार के इनको पद बोलते हैं। पदों को लोगों से भरना और उन्हें भरे ही रहने देना। नियोजन द्वारा विचारों को लिखित रूप दिया जाता है। संगठन इन विचारों को वास्तविकता में बदलने हेतु विभिन्न पदों का स्वरूप तैयार करता है तथा नियुक्तिकरण के अंतर्गत इन पदों को व्यक्तियों से भरा जाता है ताकि कार्य का निष्पादन किया जा सके। इस प्रकार स्टाफिंग प्रक्रिया द्वारा संगठन के सभी स्तरों पर उपयुक्त, योग्य एवं शिक्षित अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाते हैं। क्योंकि संगठन की सफलता प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कुशलता पूर्वक किए गए कार्य निष्पादन पर आधारित होती है, इसीलिए प्रबंध के स्टाफिंग कार्य का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अंतर्गत मानवीय शक्ति आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है, भर्ती की जाती है, चयन किया जाता है, फिर कार्य पर लगाना और अभिविन्यास किया जाता है, प्रशिक्षण और विकास भी किया जाता है। ये सभी नियुक्तिकरण के अंदर आते हैं। फिर हमारा अगला कार्य आ जाता है निर्देशन। संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन करना, संदेश वहन करना व उन्हें अभिप्रेरित करना निर्देशन के अंतर्गत ही आता है। इसके अंदर मुख्य रूप से जो है वो 4 जो है वो हम क्रियाएं सम्मिलित कर लेते हैं, जिसमें आ जाता है हमारा पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण क्या होता है? अधीनस्थों के प्रतिदिन के कार्य की प्रगति की देखभाल करने व उनका मार्गदर्शन करने से होता है। पर्यवेक्षण, सुपरविजन जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रबंध के निर्देशन कार्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। पर्यवेक्षण में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अधिकारी व अधीनस्थ में आमने सामने होता है। फिर दूसरा आ जाता है हमारा संदेश वाहन, कम्युनिकेशन। इसका अभिप्राय तथ्यों, विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरित करने व समझने की कला को हम कहते हैं। एक प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लगातार यह बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। वहीं दूसरी ओर उनकी प्रतिक्रियाओं को भी जानना बहुत जरूरी होता है। यह सब करने के लिए प्रभावी संचार व्यवस्था का विकास करना बहुत आवश्यक होता है। संदेश वाहन आपसी समझ को बढ़ाकर सहयोग की भावना पैदा करता है, जिससे संगठन में समन्वय का वातावरण बन जाता है। फिर हमारा इसके अंदर जो है वो चौथी क्रिया हमारी आ जाती है नेतृत्व। इसका अभिप्राय दूसरों को इस ढंग से प्रभावित करने से है ताकि वे वही करें जो नेता चाहे। निर्देशन में नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। केवल नेतृत्व गुण के माध्यम से ही एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों में विश्वास पैदा कर सकता है तथा उनमें उत्साह भी भर सकता है। और हमारा चौथा आ जाता है अभिप्रेरणा। इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से होता है जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा करते, एक्साइटमेंट पैदा करते। उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानव ही एक सक्रिय साधन है जो अन्य भौतिक साधनों को गति प्रदान करता है। यदि मानव स्वयं स्थिर हो जाए, थका हुआ हो जाए, तो अन्य सभी साधन जो है वो स्वतः ही निष्क्रिय से हो जाएंगे। अतः यह आवश्यक है कि मानवीय साधन को गतिशील, जागरूक, तत्पर रखने के लिए अभिप्रेरित किया जाए। कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए वित्तीय या अवित्तीय दोनों प्रकार की प्रेरणाएं दी जा सकती हैं। इसके बारे में भी पूरा डिटेल में आगे चैप्टर है। फिर उसके बाद हमारा पांचवा और आखिरी कार्य आ जाता है नियंत्रण। तो नियंत्रण क्या है? वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के नजदीक लेके आना। जो चीज हम सोच कर चले थे और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम जो परिणाम लेके आ रहे हैं उनको हम कितना नजदीक ला पाते हैं। इसके अंतर्गत प्रबंधक यह देखते हैं कि कार्य निश्चित योजना के अनुसार ही हो रहा है या नहीं, अथवा कार्य की किस्म या मात्रा पूर्व निर्धारित जो स्टैंडर्ड
बनाए गए थे उनके अनुरूप है या नहीं है। वास्तविक परिणामों का पूर्ण निर्धारित प्रमापों के साथ मिलान करके विचलनों का पता लगाना। इसके बाद नकारात्मक विचलनों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है तथा प्राप्त परिणामों व इच्छित परिणामों के अंतर को न्यूनतम किया जाता है। अतः नियंत्रण प्रणाली के लागू होने से कार्यों की प्रगति में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सभी व्यक्तियों के प्रयास इच्छित दिशा की ओर अग्रसर होने लग जाते हैं। इसके अंतर्गत आ जाता है हमारा प्रमापों का निर्धारण करना, वास्तविक प्रगति का मापन करना, वास्तविक प्रगति की प्रमापों से तुलना करना, विचलनों का विश्लेषण कर लेना और सुधारात्मक कार्रवाई कर लेना। ये कुछ नियंत्रण के हिस्से हैं। तो बच्चों, आज हमने प्रबंध के स्तर और प्रबंध के कार्य नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा की। हमने जो है वो प्रबंध के उच्च स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीय प्रबंधों के जानने का जो है वो प्रयास किया। साथ ही साथ हमने प्रबंध के कार्य, जिसमें मुख्य रूप से नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और निर्देशन के अंदर हमने पर्यवेक्षण, संदेशवाहन, नेतृत्व और अभिप्रेरणा नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा की। और हमने अंत में जाकर हमने प्रबंध के आखिरी अपने कार्य, पांचवें कार्य नियंत्रण को समझने का प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, और आगे आने वाले जो भी हमारे पाठ आएंगे उनका एक तरह से बेस तैयार करता हुआ टॉपिक था। आप सबका हार्दिक धन्यवाद।